औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक। नाज़रीन मोहतरम, कई माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटा डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बना रहा होता है, कोई पायलट बना रहा होता है। लेकिन काफ़ी अरसे से देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ज़रूरी तौर पे चाह रहे होते हैं कि वो वकील बने। अक्सर और बेशतर मैं देखता हूँ ऐसे लोगों का सियासी बैकग्राउंड होता है, या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, या फिर किसी भी तरह के बिजनेसमैन वो होते हैं। वो ये चाह रहे होते हैं कि उनका जो लगते जिगर है वो वकील बन जाए, या कोई भी इस तरह के सिनेरियोज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें कैरियर के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमें कैरियर के बारे में जो है वो ख़ुसूसन वकालत के बारे में बताएंगे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाई, बड़े हंसमुख जनाब डॉक्टर सैयद अमीर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है। का करम। अब आप वकील भी हैं तो डॉक्टर साहब को जो है ना वो वैसे डॉक्टर कहलवाने में मज़ा आता है या वकील कहलवाने में मज़ा आता है? वकील तो वैसे ही कोई प्रोफेशन, जी। तो डॉक्टर जो है वो पीएचडी मैंने की है, तो डॉक्टर कहलवाना तो बड़ा अच्छा लगता है ना। मैं क्योंकि अल्लाह ने मुझे मेडिकल डॉक्टर बनाया तो मुझे वैसे उसका मज़ा आता है। हम पूरे डॉक्टर हैं ना, आप थोड़े आधे डॉक्टर हैं। अच्छा हुजूर, ये बताएं, क्या आजकल के दौर में अगर 2-3 बेटे हैं, लगते जिगर हैं, तो उनको वकील बनाना चाहिए एक आध को निकाल के, या बेटी को वकालत में लाना चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा है हमको क्वेश्चन आपका। ये 2-3 हैं तो मेरा तो ख्याल है कि तीनों को ही बनाना चाहिए। ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये जो LLB है और ये लॉ की डिग्री है जी। ये सिर्फ ये नहीं कि आप वकील बनेंगे और वकालत करेंगे और आप इस तरह से गर्मी में भी काला कोट पहनने पे मजबूर होंगे। ये आपको एक मल्टी डायमेंशन डिग्री है। ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है। अगर आप जॉब करना चाहें तो ये डिग्री आपकी मदद करेगी। अगर आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो ये डिग्री आपका साथ देगी। अगर आप वकालत करना चाहते हैं तो लॉ नोइंग जो पर्सनैलिटी है वो पाकिस्तान में तो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में आपको लॉ का पता होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो लिहाजा जब तक आप ये लॉ की डिग्री नहीं हासिल करेंगे तो मेरा ख्याल है कोई भी, और आपने खुद MBBS किया हुआ है तो BDS किया हुआ है। BDS किया, सॉरी BDS किया हुआ है, तो BDS वाले को लॉ का उतना पता नहीं होता जितना उसको अपने प्रोफेशन का पता होता है। तो इसलिए लॉ का पता होना या लॉ से वाकफियत होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये चीज़ बताएं कि पाकिस्तान के अलावा भी जब हम बात करते हैं कि एक लफ्ज़ दिया जाता है बैरिस्टर साहब, तो बैरिस्टर यकीनन बाहर की डिग्री, और इंग्लैंड में यकीनन हम लोग जाके, काजी आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी यही है कि वो भी माशाल्लाह बैरिस्टर थे। बैरिस्टर बनना ज़्यादा टफ जॉब है या वकील बना? ऑब्वियसली इसमें आप एक चीज़ तो साफ बोलेंगे कि जिधर को पैसा हो बाहर पे ही दे, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के हवाले से हम क्या समझे कि वो जो बाहर की डिग्री है, कानून की डिग्री है, वो ज़्यादा बंदे को कैपेबल बना देती है, इम्पोर्टेंट बना देती है कि जिस बैरिस्टर के साथ बैरिस्टर लगा होगा वो ज़रा स्पेशलिस्ट होगा, वो ज़रा ज़्यादा पैसे भी लेगा और उसके पास केस भी ज़्यादा आएंगे। ये बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं कि दोनों के लिए LLB करना बड़ा ज़रूरी है। जी। LLB तो उसने करना ही करना है। जी। लेकिन अगर फिर वो साथ में 12 लॉ भी कर लेता है जी। तो निखार आ जाता है। जी। उसके प्रोफेशन में भी, उसके रोज़मर्रा मामलात में भी, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फिर उसकी फ़ीस भी ज़्यादा हो जाती है। वो बैरिस्टर साथ लगने से ही ये मामलात सारे उसके बेहतर से बेहतर हो जाते हैं। ठीक है। आपको किसने कहा वकील बनो, क्यों कहा वकील बनो? मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी। अच्छा। वो कहते थे कि एक वकील होना चाहिए। जी। और उसकी वजह ये है कि हम लोग गांव के रहायशी लोग हैं और गांव में ऐसे मामलात चलते रहते हैं, कभी ज़मीनों के, कभी कोई। तो इस वजह से भी शायद वो इन लोगों से मुतासिर थे, वो कला से। तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा वकील बने। और वकालत बन के उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा आपने, या उनकी खुशी होती है देख के कि यार ये मेरा बच्चा कमाल कर गया? अगर आज अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी होती तो वो ज़रूर इस पे फ़ख्र करते। और मैंने कोशिश की है कि सिर्फ LLB पे रुका नहीं, LLM किया, PhD की, मैंने इसको और आगे इसको लेके। और मैं आपको क्रेडिट भी दूंगा कि आप सराइकी होके जब पंजाब के अंदर से निकल के एक इस्लामाबाद में अपनी इतनी इंपॉर्टेंस बना चुके हैं। मेरे ख्याल में कोई आजकल कमेटी जिस तरह वो मौलाना अशरफी के बगैर नहीं बनती, तो आप इधर कोर्ट के तो तकरीबन मौलाना अशरफी हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं हमें आप नज़र आ जाते हैं। अच्छा ये फरमाएं कि मैट्रिक के बाद अगला क्या तरीक़ाकार है वकील बनने का? मैट्रिक के बाद उसको FSC करना पड़ेगा,
अब थोड़ा आसान इसलिए हो गया है, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग कोई भी कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है, मतलब उसकी जो डिग्री है वो सेकेंडरी एजुकेशन की हो जाए। ठीक है, तो पहले था कि आपने पहले जो है बैचलर डिग्री लेनी है, फिर LLB में एडमिशन हो सकेगा। अब आपने जो ही FSc या FA जो भी करते हैं वो करके फौरी तौर पे आपको LLB में डिग्री मिलेगी, LLB में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले HEC की एक रिक्वायरमेंट है और वो है लेट का जो है अपना टेस्ट है, ठीक है, वो आपने देना है। अगर वो 50% आप मार्क्स ले लेते हैं तब जाके आप कहीं अपना एडमिशन ले सकेंगे, अदरवाइज कोई भी यूनिवर्सिटी आपको लेट के बगैर एडमिशन नहीं देगी। ठीक है, 4 साल का ये तकरीबन पीरियड होता है? अब 4 साल हो ठीक है। गया, अब ये डिग्री 4 साल। पहले आपके वक्त में कितनी थी? मैंने जो किया मैंने तो खैर 5 साल वाला 5 किया साल है। मैंने तो अपनी खुशी से किया है। तो उसी मजीद पक्के वकील बने हो? हाँ, वो नहीं, वो था LLB शरिया लॉ। ठीक है, वो शरिया की वजह से वो 5 साल डिग्री। शरिया के केस पाकिस्तान में ज़्यादा आते हैं या कम होते हैं? ये पाकिस्तान में जो है ना वो तो है सिस्टम ही नहीं है उस तरह का कि शरिया को जो है ना अलहदा से डील नहीं किया जाता। वही अदालतें हैं, सेम अदालतों में सेम वकील पेश हो रहे हैं। लेकिन ये है कि शरिया के मतलब हाव ना ज़्यादा होती है उस बंदे को जिसने शरिया लॉ किया है, वो थोड़ा सा उसमें खुल के खेल पाता है, खुल के खेल पाता है। नहीं, वो मैच्योर होता है। वकील अपने क्लाइंट के लिए उसका फ़ायदा होता है, उसको एक पॉजिटिव। लाजमी। आप कल जज बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? क्या करना पड़ेगा आपको? इसका एक टेस्ट होता है जी। अगर सिविल जज और सिविल जज के बाद एडिशनल सेशन जज के लिए एक टेस्ट पास करना होता है, वो पास कर लें तो आप बआसानी बन सकते हैं। इस टेस्ट की तैयारी कैसे करते हैं आप? तैयारी जो है ना वो मुख्तलिफ अकेडमीज़ हैं वो भी कराती हैं। अगर रोज़मर्रा वो वकालत से मुंसलिक है और वो डेली पेश हो रहा है तो वो भी उसकी तैयारी हो रही है साथ साथ। एक बार आप एक साल में एक बार मतलब पेपर अटेम्प्ट कर सकता है ये बंदा, या कितनी बार? वो तो खैर जब आती हैं सीटें, जब आती हैं अनाउंस होती हैं, कोई भी हाई कोर्ट तो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ख़वातीन का वकील बनना, वो लोग कहते हैं बड़ी क्रिमिनल डील ही क्रिमिनल्स को करना है, क्या ख़वातीन वकील बने तो कोई उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, वकला जो है ना इस्लामाबाद में वकील ही होता है, वो ख़वातीन में से हो या मर्दों में से हो, ठीक है, वो डील उसी तरह ही कर रहे हैं। ठीक है। तो इस्लामाबाद में एक खासी तादाद है ख़वातीन वकला की और वो बहुत कामयाब हैं। ठीक है। इस्लामाबाद में ये है कि इस्लामाबाद में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे केसेस, फैमिली केसेस जो हैं उनकी इन सालों में इंक्रीज़ हुई। ठीक है। वो तादाद ज़्यादा हुई है इस्लामाबाद में। क्यों हुई है ये तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उसमें बहुत मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हुई है और उनको ज़्यादातर जो ख़वातीन वकला हैं वो डील कर रही हैं। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इशू ऐसा बनता है। इस्लामाबाद तो खैर बहुत आगे है, कहीं छोटे ज़िलों में भी अगर है तो वहाँ भी ख़वातीन वकला। आप कहते हैं ख़वातीन को वकालत में आना चाहिए? आना चाहिए। अच्छा, ये फरमाएं कि लोग कुछ किचहरी से ही डर जाते हैं, वकीलों तो छोड़ो, किचहरी घर में जिरका लगा लिया, मोहल्ले में हक नहीं भी मिलता तो बैठ जाते हैं चुप करके कि खैर एरा कौन अदालतों के धक्के खाए। उनका ये मानना ठीक है कि अदालतों के धक्के कौन खाए? लाखों केसेस पड़े हुए हैं, साडा भी एक पेंडिंग विच पै जासी, 2-4 महीने बाद एक नोटिस आएगा, आओ जी दोबारा बादशाह सलामत बुरा रहे हैं, हाजिर खिदमत हो जाओ, या फिर खैर है ये चलता है जी, आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए? असल में यह है कि अगर तो मामलात वहाँ तय हो सकते हों तो ज़रूर करने चाहिए, और बाद लोग प्रेफरेंस भी देते हैं। इसी तरह हमारा जो लीगल सिस्टम है इसमें अब मेडिएशन का जो एक आया है कॉन्सेप्ट, उसमें ये खुद भी चाहते हैं कि जो ये बर्डन है अदालतों पे ये कम से कम हो जाए, तो वो मेडिएशन को भी भेजे जाते हैं केसेस कि आप उधर मेडिएशन के ज़रिए से अपने मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कामयाबी हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं होती तो फिर अदालतों में आ जाए। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मुझे बताएं कि अगर इंसान को ये होता है कि यार मेरा जो अगला है ना उसका बड़ा पावा है, उसका वकील भी अच्छा है, उसके मामलात भी अच्छे हैं, वो एक बार केस हार गया, दूसरी बार आ गया, क्या केस हारने के बाद उसको कोई ऐसा दरवाज़ा है जिसको वो खटखटाए, मतलब कानून के ऊपर रहते हुए वो कैसे अपने आप को जी सकता है और कैसे अपने आप को नॉन डिफेंडेबल बना सकता है? अगर वो गरीब बंदा है, उसकी इतनी पसली नहीं है कि वो वकीलों को फीसें भरता रहे, पुलिस वालों को रिश्वत देता रहे, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकता है? लॉ ने जो है ना वो अपील का राइट दिया हुआ है। ठीक है। वो एक फोरम नहीं है जहाँ से वो अगर हार भी गया है तो एक फोरम पे रुकता नहीं है। ठीक है। वो
फोरम अवेल कर सकता है। जहाँ तक वकला की फ़ीस का मामला है, वहाँ कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं, कुछ वकला भी ऐसे हैं जो प्रो बोनो केसेस कर देते हैं कि फ़ीस लिए बगैर भी कर देते हैं। तो वो भी सर्विसेज देने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, हम भी देते रहते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। तो इसके अलावा कुछ जो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज भी बनाए हैं, जिस तरह से मोतसिब के कुछ हैं कवानीन, उसमें भी अगर लोग जाना चाहें तो वहाँ से भी उनको रिलीफ मिल सकता है। आपका जो इंटरव्यू है वो यंग वकील लाजमी देख रहे होंगे जो बनना चाहते हैं, ये जो अपने आप को पार्टी से मुंसलिक कर देते हैं, मुस्लिम लीग नून का वकला का विंग, पीटीआई का वकला का विंग, पीपल्स पार्टी के वकला का विंग, पीपल्स पार्टी तो बहुत मशहूर है वकला के मामले में, टीएलपी का वकला का विंग, ये वकला का जो विंग होता है ये फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदेह होता है? वैसे देखें ना, हर पार्टी को वकला की ज़रूरत रहती है। हर पार्टी जो है ना वकला के बगैर कोई भी पार्टी चल नहीं सकती। ठीक है। तो इसलिए वो खुद भी चाहते हैं कि वकला उनके साथ मिलें और वो वकला को अपने साथ रखने के लिए तैयार भी होते हैं, एक विंग भी बनाते हैं, फिर उनका बाकायदा वो सालाना उनके इलेक्शंस भी होते हैं, फिर उन सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी ये वो वगैरह वगैरह बनाते हैं। तो फ़ायदेमंद हो जाता है, लेकिन सब के लिए नहीं होता। मतलब अगर नौजवान ये समझता है ना कि मैंने अगर फलां पार्टी को ज्वाइन कर आप मेरे नाल है तो उनमें केस भी आएंगे, पैसा भी आएगा, वो सब की किस्मत में नहीं होता। ठीक है। उसके लिए भी उनको बहुत तगोदो करनी पड़ती है, पार्टी के अंदर भी। ठीक है। पार्टी के अंदर भी उनको कोशिश करनी पड़ती है कि वो अपना नाम बनाएं, अपनी बात मनवाएं, तो वो तब जाके कहीं। ये जो बड़े नाम हम सुनते हैं, जैसे लतीफ़ खोसा का सुनते हैं, जैसे एतजाज़ हसन का सुनते हैं, जैसे हम बाबर रहमान का सुनते हैं, ये वाक़तन करोड़ों रुपए एक केस का चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली टू केस वेरी करता है, लेकिन वाक़तन इनकी चार्जेस वगैरह करोड़ों में होते हैं। ये फीसेस इनकी बहुत होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने मेहनत कितनी की है। वो बैकग्राउंड जो है ना, किसी से भी आप अभी पॉडकास्ट में बुला के देख लें, वो जब वो अपनी स्टोरी बताएंगे ना आपको, जहाँ से स्टार्ट लिया उन्होंने, तो वो फट्टा ही होता है। फट्टे पे आते थे हम, इस तरह से आते थे, पैदल आते थे, साइकिल पे आते थे, इस तरह से हमने नया बंदा बनता ही तब है जब वो पत्थर होता है। बिल्कुल ऐसे वो रुलना पड़ता है, जब तक रुलेगा नहीं तब तक उसको समझ भी नहीं आएगी। अगर आप किसी भी वकील को आप उसको एक गाड़ी ले दें, उसको एक अच्छा सा दफ्तर ले दें और उसको कहें कि शुरू कर, तो वो नहीं निकल सकेगा। वो कहेगा भाई धोबी बहुत है, इस कोट मारना पड़ता है, अपने आप मारना पड़ता है, ये कोट पहन के नहीं। आप मुझे, क्योंकि दूसरा सेगमेंट हमारे साथ एक और ही शख्सियत भी मौजूद है जो हमारे दोस्त आने चाहते हैं वकला की जानिब, या कोई ऐसे हैं जो डॉक्टर बन चुके हैं वो वकील बनना चाहता है, कोई मीडिया का काम कर रहे हैं वकील बनना चाहते हैं, तो क्या इसमें कोई एज का भी मसला है या जब मर्जी दिल करे वकील बनने का उठो और एडमिशन लो वकील बन जाओ? नहीं, अब है यूनिवर्सिटीज़ की अपनी पॉलिसीज़ भी हैं, वो एज लिमिट्स का वो कुछ ना कुछ रखते हैं, लेकिन ये है कि अगर लेट करके आ जाता है तो मेरा ख्याल है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं उनको। और लेट करना मुश्किल है आसान है? लेट इतना मुश्किल नहीं है, तैयारी करें तो हो जाता है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, एंड इट वाज नाइस टॉक विद यू। और अब आपके दूसरे गेस्ट हैं, उनका मुझे ज़रा आप खुद बताएं कि उनका नाम क्या है। मोहम्मद बिलाल मुगल साहब मैंने, और साबिक जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के इंतहाई मुतहर्रक हैं। और अभी भी मतलब उनको 2014 में वो जनरल सेक्रेटरी थे, अभी 2026 चल रहा है, अभी तक भी जितनी भी इंफॉर्मेशन वकला के मुताल्लिक मिलती है ना, वो उन्हीं से मिलती है। फलां वकील बीमार है, फलां वकील के हालात ऐसे हैं, उनकी मदद के लिए उनको वकीलों के बारे में, मतलब आप कह सकते हैं वकीलों के हकीम है वो, ऐसे ही है। उनकी मदद को पहुंचना, उनके लिए टाइम निकालना, ये सारा उनका खासा। मुगल साहब से हम डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, तो मुझे छोटे से ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा। मैं सैयद साहब के बारे में यही कहूँगा कि जब भी आते हैं ना तो इनके याराने और दोस्ती से पता लगता है कि ये बड़े खुद शहजादे बंदे हैं और इनकी दोस्तियाँ बड़ी प्यारी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैं इंशाल्लाह अगले मेहमान जनाब बिलाल मुगल साहब को अब बिठाते हैं हम, और छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है, कहीं मत जाइएगा जी। खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर आपको, और हमारे साथ मौजूद है जी जनाब मोहम्मद बिलाल साहब। और मुगल साहब जो है वो आप यकीनन सुन चुके हैं कि वकीलों के जो है ना ये हकीम है। मुगल साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे बड़ा ये बताएं कि वकीलों का हकीम होना भी बहुत बड़ा टाइटल है, ठीक है। जैसे
कुछ बातें मशहूर हैं, जैसे एयरफोर्स को कहा जाता है जेंटलमैन जॉब, हाँ। जैसे डॉक्टर्स को कहा जाता है कि शरीफ लोगों के हैं, मतलब इतने लड़ाकू नहीं होते, वकालत में कचहरियों में कम नजर आते हैं। वकीलों के बारे में अगर आपने एक लाइन देनी हो, एक बात कहनी हो, जैसे पुलिस के बारे में होता है ना कि फटेबाज है, वो तो शुक्र करते हैं फटेबाज हो, आपके बारे में भी एक मशहूर है कि नोटिस तो आप लोग यूँ देते हैं, ठीक है, कोई एक लाइन जिसमें आपने वकील को डिफाइन करना हो। देखिए वकील लड़ता नहीं है, वो लोगों के राइट्स के लिए लड़ता है। कोशिश ये होती है कि ना लोगों को उसके हकूक वो दिलवाए, जिसकी वजह से वो लॉ को इन्फोर्स करवाते। वकील की एक लफ्ज में तारीफ क्या है, जैसे साइंस की तारीफ पढ़ी, बायो की पढ़ी, तो वकील को आप किसको? रूल ऑफ लॉ में मैं कह दूंगा, रूल ऑफ उसको आप डिफाइन करते हैं ना, रूल ऑफ लॉ, लॉ को ओबे करने वाला, लॉ को ओबे करवाने वाला थ्रू द कोर्ट्स। कानूनी हिकमत अमली में वकील किससे डरता है? जज से डरता है, पुलिस से डरता है? नहीं डरता, नहीं डरता ना। 1947 देखें ना, आपके जो बानिया पाकिस्तान तो वकील थे, वकील पाकिस्तान बनाने वाला भी वकील था और पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला भी वकील था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। यस, वकील बैरिस्टर। तो वकालत से जो जुड़ा हुआ है ना, वो डरता नहीं। क्या हो जाए, कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है? राइट्स का पता, राइट्स का पता। हम जो डरते रहते हैं, हमें राइट्स का कम पता है। राइट्स का कम, ठीक है। हम वैसे पुलिस वालों को पैसे दे के पुलिस वाला ना आपकी लाइब्रेरी से पैदा होता है, आपकी लाइब्रेरी से, लैक ऑफ नॉलेज से पैदा होता है। उसको पता है, इसको नहीं पता कि इसके राइट्स क्या हैं। अगर मैं जा रहा हूँ कहीं वैलिडेट करने के लिए तो मुझे लॉ के मुताबिक चलना है। अगर अगला वो नहीं जानता तो वो उसको ज़्यादा इजी उसके लिए होगा, कानून तोड़ना, ट्रेसपास करना, जाके अरेस्ट करना। एक नॉर्मल शख्स के पास कितना नॉलेज होना चाहिए? मेरे पास वकालत की डिग्री नहीं है, हाँ। लेकिन मुझे पुलिस से डर ना लगे, कानून से, अदालत से डर ना लगे, तो मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? या तो फिर वकील दोस्त हो आपका, अच्छा ठीक है, ठीक है, या फिर थोड़ी सी लॉ की बुक से आपको जो बुनियादी राइट्स हैं जो कानून ने दी हैं पाकिस्तान के शहरियों को, वो थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ता है। ये अब तो बड़ा इजी हो गया, अब आप नेट पे कर सकते हैं, गूगल चैट जीपीटी और हर चीज़ आप क्या सकते हैं। आपको अपने राइट्स का पता है। मतलब ये क्या है कि मतलब मैं अगर कहता हूँ कि यार तुम्हारे पास वारंट नहीं है, तो कहता है कुत्ता लगना है, वारंट नहीं है, मैं आ गया तो फिर मैं कर दी तलाश। ये होता है ना, ये अब कानून को हाथ में लेना। जब लॉ के मुताबिक या कोर्ट्स ने उनको परमिशन नहीं की है कि उसको अरेस्ट करें, आप इजाज़त नहीं देता, तो वो फिर आके लॉ का मिसयूज करके उसको वायलेट करके जब अरेस्ट करेगा, तो ये इसको पुलिस गर्दी कहते हैं ना। आप समझते हैं कि पुलिस गर्दी में बेहतरीन जो है किरदार, रोकने में बेहतरीन किरदार अभी तक अदा आप लोगों ने किया है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं जी कि अवाम को ना इंसाफ दिलाएं, कानून के मुताबिक इंसाफ दिलाएं, जो उसके बुनियादी हकूक़ हैं वो हकूक़ उसके पूरे हैं, वो उसको मिलें, वो अदालतों से इन्फोर्स करवाएं। इसके लिए सुबह से शाम तक अभी आप कोर्ट से कर लेंगे ना, 8 से लेकर शाम 3:30 बजे तक, तो वो वकील आपको क्वेश्चन नजर आएगा, देखें जी बेल बनती है, बेल नहीं बनती, इसको गलत अरेस्ट किया गया है, इसको जी जनाब इसके ऊपर ये जो कानून का इसके खिलाफ इस्तेमाल है वो गलत किया गया, इसको कानून ने ये प्रोटेक्शन दी हुई, तो या इसका जो अमल है वो कानून के मुताबिक जस्टिफाई करता है, ठीक है ना। तो वो आपको जो वकील एफर्ट्स करता रहता है वो इसी काम के लिए करता रहता है। अब लॉ तो सिर्फ क्रिमिनल नहीं है या सिविल नहीं है, लॉ तो बहुत वसी एक समंदर है, ठीक है, उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, उसको आप देखते होंगे जब ये इस मुल्क के अंदर जब अमरीत नाच रही थी 1999 से लेके मुशर्रफ दौर में, 2007 में से बुकला मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेसी को बहाल कराने वाले वकील थे, ठीक है, और जब आपकी पार्टियां दरियाताब आई और यहाँ पे किसी को नारा मारने की या किसी को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने की कोई वो नहीं थी परमिशन, तो उस वक्त स्टार्ट जो हुआ था, उस वक्त लॉयर्स मूवमेंट, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर हुआ था, जुडिशल मार्शल लॉ लगा तो खुला खड़े हुए थे अदलिया के लिए। बुनियादी तौर पे तो अदलिया जो है ना, अगर वो आज़ाद है ना और जजेस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ काम कर रहे हैं बिला खौफ के, तो फिर ये थ्रेट होती है एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और सारों के लिए। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और इन्वॉल्व करें। पहली चीज़ ये इन्वॉल्व करें कि हम किरदार तो एस्टेब्लिशमेंट में इसका मान गए, वकला का मान गए, लेकिन आजकल के दौर में हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा पावर है, वो वकालत अपनी मर्जी से चलाते हैं, वो अदालत अपनी मर्जी से। गलत है, गलत है। ये मैं आपको एक बात बताऊँ, डिक्टेटरशिप का ना इस मुल्क के अंदर एक टेन्योर है, ज़्यादा दौर देख लें, अयूब का दौर देख लें, मुशर्रफ का देख लें, 8 साल 10 साल, ये गलत फहमी है कि हम कंटिन्यूस इसको हम इम्प्लीमेंट करके रखेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, अगर
इस्टेब्लिशमेंट को किसी से डर है तो वो काले कोट से है। हाँ। उनको ये पता है कि ये राइट्स को जानते हैं, ये मुल्क के कानून को जानते हैं, ये मुल्क के आइन को जानते हैं। ठीक है, ये मुल्क जमहूरियत है ना, ये किसी फौजी पेशकदमी के सिलसिले में नहीं आया था। अच्छा ठीक है। ये आपको पता है टेबल के ऊपर राइट्स का और लॉ के मुताबिक और ये मुल्क उस वक्त अच्छा, काले कानून वाले नहीं, काले कोट वाले नहीं, अभी तक किया क्या है? ये सुनिए इमरान खान और चंद और लीडर जो हैं वो इस टाइम जेल में, पिछले दौर में नवाज शरीफ और चंद लीडर जेल में, उससे पिछले जरदारी और चंद लीडर जेल में, उससे पीछे चले जाएं परवेज़ इलाही और चंद लीडर, उससे पीछे चले जाएं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का जुडिशल मर्डर बाद में मान गए ये लोग। मतलब इस तरह की जब हम सारी सूरत हाल देखते हैं तो काले कोट ने अभी तक कितना इस मुल्क को फ़ायदा दिया है। मतलब हर दौर में एक जो किसे कहते हैं ना स्टोरी जो है नेगेटिव स्टोरी है वो जनरेट होती है। काले कोट ने अभी तक इसको रोका तो नहीं। देखिए 99 में मार्शल लगा, मार्शल लगा, 2007 में चैलेंज किया जाके वकला ने जी, आमर का हाथ रोकने की कोशिश की, उसमें कामयाब भी हो गए। ठीक है, ठीक है, मुल्क में जमहूरियत बहाल हुई, बेनज़ीर भुट्टो बैठ से आई। ठीक है, नवाज शरीफ यहाँ पे आके उन्होंने लीड किया, ठीक हो गया। उसके नतीजे में मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल हुई। ठीक है, ठीक है। आप ये देखें कि जैसी लायर्स मूवमेंट अपने पीक पे थी उसके बाद इन्होंने एक नारा लगाना शुरू कर दिया, बुकला कर दी, इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया ताकि ना ये कोई जोर ना पड़े। ठीक है ना, आज अगर इन्होंने ये काम किया कल को किसी और काम के लिए खड़े होंगे, फिर किसी और काम के लिए खड़े होंगे। ठीक है, ये जो आज नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आज़ाद घूम रहे हैं या ये जो बिलावल भुट्टो हैं और पीपल्स पार्टी के जितने हैं और यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो ये वकला की मेहनत की बदौलत है। ये सियासतदानों की को शुक्रगुजार होना चाहिए वकीलों का कि वकील यहाँ पे मौजूद हैं। ना 2007 की मूवमेंट चलती, ना ये जमहूरियत बहाल होती, ना इनके 2 टेन्योर होते, ना इमरान खान का टेन्योर आता कभी। आज इमरान खान अंदर है तो ये वकला की कमजोरी नहीं है, वकला का तो पैनल आज भी इनकी वकालत करता है। अगर कमजोरी आती तो जजेस की आती है। जुडिशल आप लोगों में से हो के जाते हैं, हम लोगों में से उनका काम लहदा ना जी। बेंच और वार को एक साइड एक हमेशा आपको पता है कि लॉयर्स ने जो जुडिशरी है उसकी प्रोटेक्शन की है, हमेशा ये कोशिश की है कि वो माहौल फराहम करने में अपना किरदार अदा करें, जिसमें वो आज़ादी के साथ बैठ के अपने फैसले कर सकें। अगर मैं मोहम्मद बिलाल मुगल से पूछूं कि 20 साल की एज 18 साल की दोबारा ज़िंदगी पीछे चली गई तो क्या वो अपने आप को दोबारा वकील बनाना? बिल्कुल वकील। मैं इससे मैं कोशिश ये करूँगा कि जितना मेरा 18-20 साल का टेन्योर है जो वकालत गुजरा है उसको मजीद किस तरह मैं बेहतर करके माशरे के अंदर और पाकिस्तान के लिए किस तरह परफॉर्म कर सकता था। आई प्राउड ऑन टू बी अ लॉयर। थैंक यू सो मच जी। मोहम्मद बिलाल मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और हमारे साथ मौजूद थे सैयद मीर हसन साहब भी, उनको भी यकीनन आप लोग जानते हैं, बड़ा बेहतरीन बोलते हैं और मुगल साहब ने भी बड़ा मज़ा दिया। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।